नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे जानेंगे, और साथ ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को भी आज ही की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने गंगा की सहायक नदी और साथ ही सिंधु नदी को स्टार्ट किया था। तो गंगा की हम बात करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं गंगा की। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अगर चोटी पूछा जाएगा तो बंदरपुर चोटी से निकलती है। ये प्रयागराज नामक स्थान में गंगा में शामिल हो जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैंट, टोंस और हिंडन यमुना की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब आते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के मऊ में जाना पाव पहाड़ी पड़ती हैं, जहाँ पर चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी हम बात करते हैं 3 राज्यों में बहती है, यूपी में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। इन 3 राज्यों में बहती है। साथ ही इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल की हम सहायक नदियों की बात करते हैं, जैसे क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं किसकी? चंबल की। फिर इसके बाद हमने बात की थी सोन नदी की। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये उत्तर दिशा में बहती है सोन नदी, तो ये आपको याद रखना है। और गंगा में पटना नामक स्थान पर शामिल हो जाती है। अब सोन की सहायक नदी है, जैसे रिहंद है, कनर है, गोपद। तो ये इसकी सहायक नदियाँ रिहंद की। इसके बाद दामोदर नदी की बात की गई थी। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की। और इसका उद्गम झारखंड के पलामू ज़िले में छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और ये छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी हो जाती है दामोदर नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं दामोदर की? जैसे बराकर, कोनार और बोकारो व जमुनिया। साथ ही बराकर नदी पर तिलैया बांध बना हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने बात की थी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती। किसमें? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील से, बोखरचू ग्लेशियर से या कैलाश पर्वत से। तो तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, चाहे ग्लेशियर पूछ ले, चाहे आपसे झील पूछ ले या पर्वत पूछ ले। और ये भारत में एंटर करती है कहाँ से एंटर करती है? दमचौक से। और इसके बाद लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और इसके बाद ये चिल्लास नामक स्थान से निकल जाती है और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियाँ हमने बात की थी, जैसे बाएं तट की इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, द्रास और जास्कर, ये इसकी सहायक नदियाँ थी। दाएं तट की जैसे खुर्रम है, तोची है, गोमल, बिबोवा, सेंगर, ये इसकी दाएं तट की सहायक नदियाँ थी। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब उससे आगे का हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो पंचनद की यदि बात की जाए दोस्तों, पंचनद क्या होता है? तो पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। तो जो पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनको पंचनद कहा जाता है। तो पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ आती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद करना है। अब जैसे बोखरचू ग्लेशियर है, यहाँ पे बोखरचू से पूछा गया है, तो यहाँ से इस प्रकार ये बहती हुई ये सीधा अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों देखो, ये रही झेलम, ये इसके नीचे कौन सी है? चिनाब है, ये रावी, ब्यास, सतलुज और ये श्योक नदी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे गिलगित, स्वात, कोनार, कुर्रम, काबुल, तोची, गोमल और जोब, ये इसकी दाएं तट की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? सिंधु नदी का मुहाना। मुहाने से मतलब होता है जहाँ पर नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, तो उसको मुहाना कहते हैं। तो सिंधु नदी अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, अरब सागर में गिराती है।
अब सिंधु नदी जल समझौता देख लेते हैं। सिंधु नदी जल समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था और इसके तहत जो है कितना कितना पानी जो है इनको मिला था। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी जल समझौता। ये 19 सितंबर 1960 में हुआ था। किसकी? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें 20% पानी भारत के हिस्से में आया था और 80% पानी पाक के यानी पाकिस्तान के हिस्से में आया था। यानी पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में, जिसमें पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम ये जो हैं किसके हिस्से में आई थी? पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दो आप देख लेते हैं। दो आप क्या होता है? दो आप की यदि बात की जाए तो दो नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको दो आप कहते हैं। ये है दोस्तों, ये है झेलम नदी, ये झेलम हो गई और ये हो गई चिनाब। अब इन दोनों के जो ये बीच का भाग है, ये वाला, ये जो भूमि है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को दोआब कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी दो नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको कहते हैं दोआब। अब जैसे झेलम और चिनाब के बीच का कौन सा दोआब है? चज दोआब है। सिंधु और झेलम के बीच का सिंध सागर दोआब है। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच कौन सा है? बारी दोआब। व्यास व सतलुज के बीच कौन सा है? विष्ट दोआब है। अब जैसे दोस्तों ये विष्ट दोआब ब्यास और सतलुज नदियों के बीच है। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच है। रचना दोआब किसके बीच? रावी और चिनाब के। चज दोआब जो है चिनाब और झेलम के। सिंध सागर दोआब झेलम व सिंधु नदी के बीच का भाग है। तो ये आपको याद रखना है। ये थे दोस्तों दोआब, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो इन नदियों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। झेलम नदी, तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग नामक स्थान से होता है। लेकिन अगर झील पूछेगा कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, झील पूछा जाए या लेक, तो होगा शेषनाग झील से। स्थान पूछा जाएगा तो बैरीनाग नामक स्थान से। इसकी सहायक नदियाँ झेलम की पोहरू और किशनगंगा जो है ये सहायक नदियाँ हो जाती हैं झेलम की। झेलम नदी जो है चिनाब से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो झेलम नदी है ये जो है किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। और ये जो है पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर जो है चिनाब में मिल जाती है। अब चिनाब के बारे में बात करते हैं। चिनाब नदी, इसका पुराना नाम है अस्किनी नदी। तो जो चिनाब नदी है इसको जो है अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है प्राचीन काल में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचला दर्रे से जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो चिनाब नदी है इसका उद्गम पूछा जाएगा तो बारालाचला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सिंधु की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। और ये जो है दो नदियों के मिलने से बनती है। तो ये जो है चंद्रा और ये है भागा। तो ये जो है बारालाचले से दो नदियाँ निकलती हैं और ये जो है हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर आपस में मिलती है और यहीं से जो है ये चिनाब नदी के रूप में जो है बहती है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसी रोहतांग दर्रे में जो है एक सुरंग पड़ती है जिसका नाम है अटल रोड सुरंग। तो ये भी किस में है? ये भी जो है रोहतांग दर्रे में स्थित है। और इसी रोहतांग दर्रे से जो है किस नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। रावी नदी पर डैम बने हुए हैं, चमेरा बांध और थीन परियोजना। थीन परियोजना को जो है रणजीत सागर डैम के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? रणजीत सागर डैम के नाम से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ब्यास नदी के बारे में। तो दोस्तों ब्यास नदी ये रही, ये छोटी सी नदी है जो कि केवल भारत में ही बहती है और जो कि किसकी? ये जो है सतलुज की सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? सतलुज की सहायक नदी जो है हो जाती है। अब ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से होता है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में। ये नदी सिर्फ भारत में बहती है। यह सतलुज की सहायक नदी है। और इस नदी पर जो है पोंग डैम बना हुआ है। याद रखें दोस्तों, तो पोंग डैम जो है किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है ब्यास नदी पर, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है?
ब्यास कुंड से, जो कि रोहतांग दर्रे के पास स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब ये है सतलुज नदी। ये कौन सी? ये सतलुज नदी। और ये यहाँ से जो है ये ब्यास नदी इस प्रकार जो है बहती हुई आ रही है, और इन दोनों के संगम पर जो है हरी के बैराज बना हुआ है, जहाँ से जो है राजस्थान नहर निकाली गई, जिसका नया नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। अब इसके बाद आते हैं सतलुज नहर के बाद, सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी की यदि बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या है? तो सतुद्री के नाम से जो है सतलुज नदी को प्राचीन काल में जो है जाना जाता था। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत की राकास्थाल झील से जो है इसका उद्गम होता है। यानी जो सतलुज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत की राकास्थाल झील से होता है। तिब्बत में इसको लोंगचैन खंबाब के नाम से जाना जाता है। किसको? सतलुज नदी को। भारत में प्रवेश करती है तो भारत में कहाँ से एंटर करती है? शिवकिला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज व ब्यास नदी के संगम पर जो है हरी के बैराज बना हुआ है, जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है निकाली गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम कल की क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।